नमस्कार, विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की। इस वर्ष 26 दिसंबर को भारत में एक अनोखा सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। इसे अंग्रेजी में एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इस सूर्य ग्रहण में आपको आसमान में आग की अंगूठी दिखाई देगी। सुनने में आपको ये फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। सूरज, चांद, सितारों से प्यार करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है, लेकिन साथ में ढेर सारे सवाल भी हैं। जैसे, आप इस सूर्य ग्रहण को कैसे देख सकते हैं, कहां से देख सकते हैं, आपको इसे क्यों देखना चाहिए, इसे देखने और समझने से क्या होगा, सूर्य ग्रहण देखने को लेकर क्या एहतियात बरतनी चाहिए, सूर्य ग्रहण से जुड़े मिथक कितने सही हैं और कितने गलत। आज सूर्य ग्रहण को लेकर आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और इसमें हमारी मदद करेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी और हमारे साथ हैं दिल्ली में नेहरू प्लानिटेरियम की डायरेक्टर डॉक्टर एन रत्नाश्री। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। दीपांकर जी, आपसे शुरू करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमें स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, हमें बेसिक आइडिया होता है कि ये क्या है। फिर अलग अलग नाम आते हैं, पार्शियल एक्लिप्सेस, टोटल एक्लिप्सेस, एंड देन दिस इज द एनुलर सोलर एक्लिप्स। ये वाला जो एक्लिप्स है ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है। ये क्या है और ये टोटल सोलर एक्लिप्स या पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो होते हैं उनसे कैसे अलग है? चांद जब हमारे और सूर्य के बीच में एक लाइन में आ जाता है तब हमको ग्रहण दिखता है जी। बट ये चांद का जो साइज है और जो डिस्टेंस है चांद और हमारे बीच में, ये एकदम पूरा सूर्य का ब्लॉक करेगा तो उसके लिए हमको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है। ठीक है। बट इस बार जो हो रहा है उसमें हम पूरा सूर्य को ब्लॉक नहीं कर पा रहे और मून थोड़ा बहुत ब्लॉक करेगा। अच्छा। एंड एक एनुलर शेप सन का दिखेगा। एनुलर मतलब एक रिंग जैसी शेप, रिंग जैसा दिखेगा। दिखेगी। सन का जो वायुमंडल है उसको हम कोरोना बोलते हैं। जी जी। तो जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसी टाइम में हमको ये वायुमंडल दिखता है। जी जी जी। तो इसीलिए ये वायुमंडल का जो हम ज्ञान जब देखना चाहते हैं हाँ। तो टोटल सोलर इक्लिप्स के लिए हमको वेट करना पड़ता है। ओके। और जब थोड़ा बहुत ही ब्लॉक होता है सनलाइट, उसको पार्शियल इक्लिप्स बोलता है जी। ये टोटल सोलर इक्लिप्स देखने के लिए पृथ्वी के ऊपर एक छोटा जगह में ब्लॉक होता है। एक डायग्राम आप दिखाएंगे तो उससे पता चलेगा कि ये जो सूर्य का जो रेज आ रहा है वो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है एक जहाँ पे घने काला रीजन होता है उसको बोलता है आम्रा। जी जी जी। तो आप जी, वो अम्ब्रल, इसको आप ऐसे आगे करके दिखा सकते हैं कैमरे की तरफ। अच्छा, तो ये अम्ब्रल रीजन के पास आप रहे तो आपको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, बट आप बाहर में रहेंगे तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स से दिखेगा। अच्छा। हाँ? जी जी। तो ये है टोटल सोलर इक्लिप्स का डायग्राम। हाँ। और आपका एनुलर इक्लिप्स होगा तो आप एक्चुअली इसके पीछे होते हैं तो अम्ब्रा का ये नहीं दिखेगा। ये फोटोग्राफ्स है, इसमें देखिए ये टोटल इक्लिप्स में आपको वायुमंडल दिख रहा है। जी जी। जब एनुलर इक्लिप्स होगा आपको वायुमंडल नहीं दिख पाएगा और पार्शियल इक्लिप्स जब होगा थोड़ा सूर्य आपको दिखेगा। जी जी जी। रत्नाश्री जी, आप बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स भी लेकर आई हैं हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। इसे थोड़ा सा डेमो करके अगर आप हमें समझा सकें कि कैसे ये फर्क पता चलता है और एनुलर सोलर एक्लिप्स इतना दिलचस्प कैसे, इतना अद्भुत नज़ारा हम इसे क्यों कहते हैं? देखिए, चांद सर ने जैसे बताया, चांद हमारे और सूरज के बीच में जब आया, जब उसकी कला होती है अमावस का चांद होता है, तभी वो हमारे बीच में आ सकता है। तो उस समय जो है सूरज को छुपा भी कैसे रहा है, जबकि वो छोटा है ना। कितना छोटा है सूरज से 400 गुना, लेकिन 400 गुना पास भी है। तो ऐसे कोइंसिडेंस हुआ है कि हम पृथ्वी से जब आसमान में देख रहे हैं तो दोनों का साइज एक ही हो सकता है, बराबर। और ऐसे समय में चांद जो है जब पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें जो है धीरे धीरे सूरज के सामने आते हुए, अगर इनको सेंट्रल इक्लिप्स कहेंगे जहाँ पे दोनों के सेंटर जो है कोइंसाइड कर सके, सूरज और चांद का जहाँ हम देख रहे हैं, तो उस समय जो है पूरी तरह से सूरज को जब ढक ले, और जो बहुत अनोखा जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है जहाँ एकदम रात भी दिन में हो जा सकती है, तो ये हुआ ना। और लेकिन किसी कारण से चांद जो हमें आसमान में दिख रहा है वो साइज कभी थोड़ा छोटा हो सकता है, तो वो सूरज सेंट्रल इक्लिप्स भी हो
सामने भी आए तो भी एक वलय रह जाता है। तो वलयाकार जो है, जो एन्युलर सोलर एक्लिप्स है, जिसमें सूरज की जो रोशनी हमें आ रही है उसमें इतना भाग तो निकल गया, लेकिन ये भाग में वही बच गया, काफी सारी रोशनी आ रही है। इस कारण से दिन का दिन ही रहता है, ऐसा नहीं लगता कि भाई रात हो गई है। अगर आपने इसको देखा नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि ग्रहण हुआ है। तो ये हुआ एन्युलर सोलर एक्लिप्स। आमतौर से ग्रहण जो है जैसे पार्शियल हुआ तो चांद सूरज के सामने से सपोज ऐसे निकल गया, तो ये पूरा का पूरा पार्शियल रहेगा। और जब टोटल या एन्युलर होता है तब भी पार्शियल फेजेस रहेंगे, यहाँ पे पार्शियल रहा और फिर ये तो ओवरलैप कर लिया। हाँ, जैसे अभी ये ग्रहण है सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक लंबा सा ग्रहण है, तो ये ज्यादातर जो है समय पार्शियल रहेगा। अच्छा। सिर्फ बीच में कुछ 1 से 3 कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 3 मिनट कुछ सेकंड के लिए, ये जो अनोखा ये रिंग रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा, द रिंग ऑफ फायर। अगर हम देखेंगे दिल्ली से भी दिखेगा और वैसे कहा जा रहा है कि साउथ में ज्यादा दिखेगा, बट भारत के दूसरे हिस्सों से भी दिखेगा। तो सदर्न इंडिया में ऐसे एक हमें एक पट्टी सी जा रही है, तो ये अगर वेस्ट में देखें तो यहाँ मैंगलोर है, यहाँ पे कैलिकट है, और ये पट्टी इधर फिर यहाँ रामेश्वरम भी इसमें तो इन सभी जगहों से ये पूरा वलयाकार अगर हम देख सकेंगे तो ये जो है इस पट्टी में जो एकदम बीच से रहे तो 3 मिनट तक देख सकते हैं। अच्छा। इसके एज में रहे तो 1 सेकंड में देख के वो खत्म हो जाए। इस तरह से ये इस चीज का फर्क इसमें दिखने को मिलता है जगह जगह से, ऐसे हम इसको देख सकेंगे। ओके, अलग अलग जगहों से अगर हम इसे देख सकेंगे तो इस चीज के लिए किस तरह की तैयारियां आप लोग करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट्स की चीज होती है ये बहुत ज्यादा। कैसे देखते तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो टोटल एक्लिप्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या होता है, उधर बड़ा एक्सप्लोशन होता है, उसको फ्लेयर बोलते हैं। हाँ, कोरोना में एक मास इजेक्शन होता है, कोरोनल मास इजेक्शन बोलता है। ये हमारे ये जो सन अर्थ का जो कनेक्शन है उसमें इन्फ्लुएंस करता है। तो वो स्टडी करना हमारे लिए बहुत महीने रखते हैं। उसीलिए हम एक्लिप्स के लिए जहाँ पे जो टोटल एक्लिप्स होगा वो समझ लीजिए इस साल में अर्जेंटीना और चिली में हुआ था, तो हम लोग उधर गए थे। अच्छा। 2009 साल में चाइना में हुआ था, तो हम लोग चाइना गए थे। हाँ, एक बार 2010 में ईस्टर आलम में हो तो हम उधर भागे थे देखने के लिए। तो ये रहता है कि बिकॉज टोटल एक्लिप्स के टाइम में ही आप वायुमंडल को देख सकते हैं। वायुमंडल का रोशनी आप 10 लाख बल्ब, आप सोचिए कि जो सूर्य को जो किरण का जो इंटेंसिटी है, कोरोना का इंटेंसिटी एक बल्ब के समान होता है। ओहो, तो इतना ज्यादा। तो जब तक टोटल एक्लिप्स नहीं होगा वायुमंडल को देख ही नहीं सकते। समझ वायुमंडल के लिए जो रिसर्च करने होता है उसके लिए हमको टोटल एक्लिप्स का वेट करते हैं। जहाँ पे टोटल एक्लिप्स हो रहा है, मैडम ने जैसे एक्सप्लेन किया है, सब जगह में आपको टोटलिटी नहीं दिखती है, आपको पार्शियल दिखते हैं। पर्टिकुलर कुछ जगह होती है जहां पर आपको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखता है, और आपको एक्लिप्स चेजर भी कह सकते हैं। जहां जहां एक्लिप्स हो रहे हैं वहां आप लोग भाग रहे हैं। एक आम आदमी, रत्नाश्री जी, सूर्य ग्रहण को कैसे देखें? घर में बैठा है, कहीं अगर आपके साथ घूम रहा है या प्लानेटेरियम वगैरह जा रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग होते हैं उनकी मदद के लिए, बट अगर हम अपने घर से देखना चाहें या अपने आसपास देखना चाहें या दिखाना चाहें तो कैसे करें इसको? हाँ, हर शहर में लोग अगर कोई तारामंडल या साइंस सेंटर वो ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। और पूरे देश में कई ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुटे हुए हैं ताकि लोगों तक इसे पहुँचाएं। कैसे? तो सभी तारामंडल हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसकी आउटरीच है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया इनकी भी आउटरीच है। तो ये सभी जो है इसमें जुटे हुए हैं कि लोगों तक ये पहुंचाए कैसे ग्रहण। क्यों? क्योंकि हम सीधा सूरज को देख नहीं सकते। सबसे पहली बात हमें ये जानने की जरूरत है कि सूरज को हम देखें तो हमारी आंखों को हानि होगी, हमारी आंख जा सकती है। सूरज को हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम सूरज की निगरानी करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो वैसे सबसे सेफ तरीका होगा कि हम सूरज को प्रोजेक्शन में देखें। मतलब सूरज वहां है और उसकी उल्टी तरफ हमें किसी तरह से लाइव जो है उसका चित्र मिले। परछाई देखें बेसिकली। सूरज का बिंब मिले। टेलीस्कोप तो सबसे आसान एक तरीका है, कोई भी कर सकते हैं। तो वो इसको कहते हैं जैसे पिनहोल प्रोजेक्शन होता है। किसी गत्ते पे या कागज पे आपने एक छेद बना ली, तो छेद आप गोल मत बनाओ, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप बनाओ। गोल भी चलेगा, लेकिन आपको गोल में ये जादू पता नहीं चलेगा। तो ऐसा छेद बनाओ और इसको धरती यहाँ रखो धूप में और धीरे धीरे उठाओ
तो आपको पहले छेद का जो शेप है वो नजर आएगा, ट्रायंगल या रेक्टेंगल। धीरे धीरे इसको उठाओ तो ये थोड़ा धुंधला सा होते हुए ये गोल हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये जादू होगा, जब ये गोल हो जाएगा, तो ये आपको ये शेप बताने के बजाय सोर्स का शेप दिखा रहा है। ओके। तो आप अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट से भी करोगे तो आपको ट्यूबलाइट का शेप नजर आएगा, और धूप में करोगे तो Very सूरज nice. का शेप नजर आएगा। और जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन ये काम करोगे तो आपको सूरज का जो ये वलय आकार जो सूर्य ग्रहण या आंशिक है, ये सब आपको इसमें दिखेगा। तो ये तो बहुत ही छोटे से आसान उपकरण लग रहा से है सभी जो है सुनने में। ग्रहण देख सकते हैं। एक और मैं चीज बताना चाहूंगी, आपने कई बार सभी ने देखा होगा कि किसी पेड़ के नीचे गोल गोल जो है कई आकार दिखते हैं, गोल गोल रोशनी के। तो ये भी जो है सूरज का पिनहोल इमेज होता है। अच्छा। सबने देखा होगा। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह से हम सन अर्थ नेचर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपको पेड़ ढूंढना है ना, तो पहले दिन देख लो, पहले दिन और दूसरे दिन 25 और 26 के बीच में उतना फर्क नहीं होगा। तो सूरज की पोजीशन में सुबह जो है जिस समय ग्रहण होगा 8 से 11 तक पूरा ग्रहण होगा, 9:25 के आसपास आपको मैक्सिमम दिखेगा सूरज का जो इक्लिप्स है। उस समय क्या कोई पेड़ है जिसके नीचे आपको सूरज का बिंब दिख रहा है? जी। फिर ग्रहण वाले दिन आप वहां जाओ और आपको पेड़ के नीचे बड़े आसानी से बड़े साइज का आपको सूरज का बिंब दिखेगा। दिखेगा। जी, जी। और फिर आपके पास अगर कोई बाइनोकुलर या टेलीस्कोप इस तरह का दूरबीन है, तो दूरबीन अगर आपके पास है, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि दूरबीन को लेके सूरज को बिल्कुल ही नहीं। आपने कभी किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कागज जलाया होगा ना, तो ये सोचो वो जलना आपके आंख को हो सकता है। जी, जी। तो इसको लेके सूरज की तरफ सीधा कभी नहीं देखना। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव साइड होता है, एक आईपीस साइड होता है। ऑब्जेक्टिव साइड हमें सूरज की तरफ करना है, कैसे करें? तो हम इसकी परछाई देख सकते हैं। जी जी जी। जब ये परछाई जो है सूरज के अंदर धूप में रख के, परछाई जब सबसे छोटी हो जाती है तब ये सूरज को देख रहा है। अच्छा। तो फिर आईपीस को आपको इसको फोकस करके यहाँ पे आपको सूरज का बढ़िया सा चित्र आ जाएगा। अच्छा। हाथ में पकड़ के मुश्किल होगा, इसलिए ट्राइपॉड पे रखो, कोई कैमरा ट्राइपॉड या किसी पे रखो, तो फिर आपको आसानी से आ जाए। फिर भी आपको एम्बिएंट लाइट थोड़ा सा सताएगा, आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसमें एक बाफल कहते हैं, इसमें रखो ताकि आपको अच्छी सी शेडेड कॉन्ट्रास्ट के साथ अच्छा मिले। तो इस तरह से आप सूरज को जी जी प्रोजेक्शन में बहुत ही सेफ तरीके से देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप किसी अच्छे से प्रोजेक्शन सेटअप आप होगा तो आप उसके साथ ना कुछ मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ग्रहण देखो और साथ में कुछ सूरज से चांद से जुड़े हुए कुछ आंकड़े लो, आंकड़े ले सकते हो। जब आपको ये प्रोजेक्शन में मिलेगा स्टेबल स्टेडी इमेज, तो आंकड़े लो। तो क्या है उससे कि ग्रहण स्टडी की तरह छोटे छोटे आंकड़े, किस समय ग्रहण शुरू हो रहा है, कितना मात्रा में ग्रहण हुआ है, सूरज का क्या कोण बना रहा है, चांद क्या कोण बना रहा है, इस तरह के आंकड़े जो है आप प्रोजेक्शन में आसानी से सिंपल स्कूल ज्योमेट्री से कर सकते हैं। बढ़िया। जैसे आपने बताया कि हमें आंखों का ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण को देखते हुए, ये एक नुकसान जो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण का, लेकिन इससे बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं, मिथ्स हैं बहुत सारे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को थोड़ा एजुकेट कीजिए कि ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना विश्वास करें और कितना नहीं। सूर्य ग्रहण एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छा से देखना चाहिए। बिकॉज देखिए चांद सूर्य हमारे बीच में आ जाता है, ये तो सूर्य का कोई मालूम ही भी नहीं है। हाँ, सूरज को पता नहीं चल रहा है पता कि भी नहीं चल रहा है चांद हमारे बीच में है। जी, तो जी, सूरज ये जो हमको सोचते हैं कि सूरज उसी टाइम में कुछ एनर्जी रिलीज करता है जिससे हमको नुकसान हो सकता है, वो होने का चांस ही नहीं है। जी, जी, जी। तो जो टोटल इक्लिप्स है, मैं तो बहुत सारे टोटल इक्लिप्स देखा हूँ एंड वो अपने आंखों से भी देखा हूँ। बिकॉज जब टोटल इक्लिप्स होता है पूरा सूर्य कवर हो जाता है। जी, जी, वो एकदम रात जैसा हो जाता है और उसको जो स्पेक्टेकल बोलते हैं वो तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जी जी जी। आपके जैसे सोलर साइंटिस्ट जो है वो इस तरह के तमाम मतलब सोलर इक्लिप्सेस को लेकर के रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग। आपने बताया अभी आप बाहर भी गए थे, बाहर जाते हैं आप लोग और इक्लिप्स चेज करते रहते हैं। तो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक सोलर साइंटिस्ट के लिए इक्लिप्स रिसर्च कितना ज़रूरी आपको लगता है? तो इक्लिप्स रिसर्च तो जरूरी है, बिकॉज मैं जैसे बोला कि वायुमंडल में जो सूर्य का जो डायनामिक्स जब चेंज होता है जी, जी, जी। उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट के लिए। किस तरह का रिसर्च होता है, मतलब ये क्या करते हैं आप लोग उस टाइम पे एग्जैक्टली उस समय? अच्छा, तो इक्लिप्स के टाइम में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बता चाहते हैं कि वायुमंडल का कैसा टेम्परेचर क्या है, वायुमंडल में कैसा कैसा एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का क्या चेंज हो सकता है, उसमें कोई वायलेंट
एक्शन होता है या नहीं, क्योंकि एक वायलेंट एक्शन एटमॉस्फेयर में होगा तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी सन से आएगा वो हमारे लिए क्षतिकर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ये जानकारी जरूरी होता है, बिकॉज सन हमको लगता है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, बट वो हमेशा चेंज होता है। सन के ऊपर बहुत डायनामिकल चेंजेस रहते हैं, तो वो डायनामिकल चेंजेस हमको स्टडी करने के लिए इक्लिप्स एक मौका रहता है। बट इक्लिप्स बहुत कम टाइम के लिए रहता है, 3 मिनट या 4 मिनट के लिए मैक्सिमम होता है, जब अब एग्जैक्ट जगह में जाए तो भी। तो इसीलिए आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली इक्लिप्स बना सकता है या नहीं। कैसे? वो क्या चीज? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसको बोलता है कोरोनोग्राफ। अच्छा। कोरोनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें चांद जैसा हमारे बीच में आके सूर्य का जो डिस्क की जो लाइट आता है उसको ब्लॉक करता है, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्क लाइट ब्लॉक करने के लिए होता है। अच्छा। तो ये हम लोग आजकल कोशिश करते हैं कि हम लोग स्पेस में जाए, सैटेलाइट के ऊपर चले गए तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका भी कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, वहां से ये सब आर्टिफिशियल टोटल एक्लिप्स जैसा कंडीशन अचीव किया तो हम कंटिन्यूअसली ये इक्लिप्स में जो साइंस हो सकता है उसको वैसे आप स्टडी करते रहते हैं। अमावस्या के दौरान हम ग्रहण देखते हैं, अमावस्या हर महीने होती है, तो हम हर महीने ये ग्रहण क्यों नहीं देखते हैं? मतलब ग्रहण तो कभी कभी होता है, जबकि अमावस्या तो हमेशा ही आती है, तो इसका क्या रिलेशन है और क्या ये कॉन्सेप्ट है पूरा? तो बेसिकली ऐसा है कि पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और चांद जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इन दोनों की कक्षा एक सीध में नहीं है, हल्के से इसमें झुकाव है। 5 डिग्री का झुकाव है। तो इससे जो है चांद पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहा है, 2 समय पे ये ऐसे जगह आता है जहाँ पे तीनों एक सीध में, एग्जैक्ट एक सीध में आ सकते हैं। तो ये नोड्स, मून के ऑर्बिट के नोड्स कहते हैं, या जो हम राहु केतु नाम दिया है इसका, तो ये है ये पॉइंट्स हैं इन स्पेस जहाँ पे दोनों ऑर्बिट मिलते हैं। तो आप अगर सूरज हैं और मैं पृथ्वी हूँ, बीच में चांद आया, तो चांद एकदम बीच में आया तो ग्रहण हुआ। और सूरज की रोशनी चांद पे इस तरफ पड़ रही है, इस तरफ नहीं पड़ रही है, तो चांद पे हम अमावस में देख रहे हैं चांद को, लेकिन चांद थोड़ा एकदम बीच में, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ऐसे हो सकता है। तो जब ये बिंदुओं पे नहीं है चांद, तो उस यहाँ कहीं है, और तब अगर अमावस या पूर्णिमा हुआ तो नो ग्रहण नहीं होगा। लेकिन इस बिंदु पे सपोज अमावस हुआ, तो फिर ठीक 15 दिन बाद जब इस बिंदु पे आया तो तब फुल मून हो सकता है। तो इसी कारण से जब एक सूर्य ग्रहण हुआ तो उसके 15 दिन आगे या 15 दिन पीछे जो है आमतौर से चंद्र ग्रहण दिखता है। जब चंद्र ग्रहण दिखता है वो पृथ्वी के आधे हिस्से में पूरा चंद्र ग्रहण देख सकता है। सूर्य ग्रहण लेकिन जो चांद की परछाई जो पृथ्वी पे पड़ रही है वो एक छोटी सी जगह पड़ रही है, वो यहाँ से छोटी सी जगह से गुजरती जाती है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण दिखता है तो पृथ्वी के कुछ कम हिस्सों में दिखता है। चंद्र ग्रहण आधा पृथ्वी जो है देख सकता है उस समय। तो लेकिन ये है कि सूर्य ग्रहण के आगे पीछे चंद्र ग्रहण होता ही होता है। हाँ, ज़्यादातर हमने ये देखा है। 2019 में तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट आप लोगों के लिए है। 2020 को आप कैसे देख रहे हैं? आगे इसको इस तरह के क्या इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या? 2020 में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, बट ये साउथ अमेरिका में ओनली चिली और अर्जेंटीना में दिखा जाएगा दिसंबर महीने में। तो हम लोग सोच रहे हैं उधर फिर दोबारा भागने के लिए। और ये भी होने वाला है कि 2020 में हम अभी प्लान कर रहे हैं, हमारा जो आदित्य मिशन है, दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। चंद्रयान के बाद आदित्य इज गोइंग टू बी बिग मिशन। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, और थोड़ा पहले जो बता रहे थे कि कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट भी उधर है। तो हम लोग एक बार आदित्य आसमान में चले गए तो हम सूर्य ग्रहण कंटिन्यूअसली कभी भी देख सकते हैं। मैडम जैसे बताया कि ये जो अम्ब्रल जो रीजन होता है, इसका जो वो पृथ्वी के ऊपर वो मूव करता है। तो जो अम्ब्रल रीजन के पास आप रहेंगे तो तभी आपको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। अच्छा। तो ये जो शैडो होता है, शैडो मूव करता है बिकॉज एंड ऑल्सो ये जैसे मैडम ने एक्सप्लेन किया है कि ये 5 डिग्री जो एंगल होता है उसके लिए आपको जगह जगह में थोड़ा पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा, टोटल इक्लिप्स नहीं दिखेगा। तो कहाँ पे एमरल्ड शैडो किस साल में कहाँ पे हो रहा है उसी के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपको
टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। इस बार मैं जो बोल रहा हूँ, इस साल में भी साउथ अमेरिका से भी ओनली दिखाई दिया था कि अम्ब्रेला शैडो उधर था। अगली साल में भी उधर ही दिख रहा है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि लगातार दिखे, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंस समय के बाद दिखे, बट इस तरह के इवेंट्स जो है आप लोगों के लिए रिसर्च का वो रहता है। आप स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस में बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऑब्वियसली प्लानिटेरियम का एक मेन फोकस, एक मेन एम होता है। तो अब इस बार फाइनल कमेंट्स आपके कि आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगी या उनसे कहेंगी कि ये एक्लिप्स देखना उनको ज़रूरी लगता है। जैसे सर ने कहा, ग्रहण आप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कई बार जो है इस तरह की खगोलीय घटना देख के उससे प्रेरित होकर बहुत बड़े बड़े जो है एस्ट्रोनॉमर्स बने हैं। टाइको ब्राहे ने इस तरह का कुछ खगोलीय घटना देखा, इतने महान एस्ट्रोनॉमर बने। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि जो खगोलीय घटना जिसपे हमारा कोई, हम उसको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन हम ऑब्जर्व करके मेजर कर सकते हैं। तो उस मेजरमेंट से क्या है कि हमें जिस तरह से अभी मतलब हजारों सालों से ये साइंस चला आ रहा है, इसमें कितने सारे आंकड़े जो है लोगों ने लिए, साइंटिस्ट ने लिए, तो हमें जो है ये सारे साइंस पे एक भरोसा हमारा बढ़ जाता है। हम एक छोटा सा कोई आंकड़ा लें, जैसे ग्रहण किस समय शुरू होगा बताया, आप देखो किस समय एग्जैक्टली ग्रहण शुरू हुआ, या कहेंगे ग्रहण आंशिक है, ग्रहण इतना तक है, इस समय पे जो है आपको एनुलर मिलेगा तो इतना फ्रैक्शन आपको ग्रहण मिलेगा। ये सब हमें सूरज और चांद का जो है जो हिस्सा सामने आ रहा है उसके बारे में हमारी कुछ जानकारी है, उसको लेके हम ये सारी गणना कर रहे हैं। तो ये इन सब की पुष्टि होगी, आपके ऑब्जर्वेशन से इनकी पुष्टि होगी। तो एक तरफ से ये लर्निंग ऑब्जर्वेशन करने का मौका है, दूसरा कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी मौका है, जहाँ पे जो एडजस्ट होते हैं ना, जो एक्लिप्स के जो एडजस्ट होते हैं, वहां जाके अगर आप ग्रहण के चित्र अगर ले सको, तो सूरज की चारों तरफ कभी जो ना इस चांद के सरफेस से वैलीज एंड माउंटेन्स के थ्रू सूरज जब दिखता है, बेलीज बीड्स कहते हैं, तो वो बेलीज बीड्स जो है उनकी ऑब्जर्वेशन से फिर भी अभी भी जो है हल्का सा कुछ नए आंकड़े का मौका इसलिए रहता है कि चांद की जो चारों तरफ जो इसको लूनर लिम्ब प्रोफाइल कहते हैं, तो इसकी जानकारी बहुत हद तक है, लेकिन पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से कुछ आंकड़े जो बच्चे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, इनसे एक तो आपको अपना जो है साइंस के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, और आप इस तरह से सीख के बारीकी से करोगे तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकोगे, आगे चल के साइंस और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बहुत सारी जानकारियां आपसे मिली। आई एम श्योर कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो इस एक्लिप्स को देखने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे, और आपने जिस तरह के माध्यम बताए उनसे छोटी छोटी चीज़ों से वो इसको जुड़ेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आके लोगों के ये सब जानकारी देने के लिए।